नमस्कारम। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज हम बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो 2017 के जो हम कर रहे थे वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि इज नॉट करेक्ट। तो एन OCI इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। यस, ऐसा होता है। जो OCI रहता है वो दूसरी कंट्री का जो सिटीजन होता है, क्योंकि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हो जाएगा ना, ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल जो OCI होता है वो दूसरी कंट्री का सिटीजन होता है, ये चीज तो मैंडेटरी है। एंड OCI पोसेस मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया। यस, वो पोसेस रखता है मल्टीपल एंट्रीज, ठीक है। एंड OCI इज एट पार विद NRI इन ऑल मैटर्स। एट पार विद NRI इन ऑल मैटर्स, ये स्टेटमेंट गलत है। एंड OCI इज नॉट एंटाइटल्ड टू द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। OCI जो होता है वो NRI के इक्वल नहीं होता, ठीक है। NRI क्या होता है? नॉन रेजिडेंशियल सिटीजन ऑफ इंडियंस होते हैं, ठीक है। तो कैसे नहीं होता है? क्योंकि NRI को वोटिंग का राइट रहता है, NRI को पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। हमारे NRI को क्या होता है? वोटिंग राइट रहता है, पॉलिटिकल राइट्स रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, ये वाले जो राइट्स हैं वो क्या हैं? वो OCIs के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। हाँ, हालांकि OCIs जो हैं वो फाइनेंशियल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक राइट्स जो हैं वो पोसेस करते हैं एट पार विद NRIs, लेकिन ये वाले जो राइट्स हैं और कुछ प्रॉपर्टी राइट्स, सर्टेन प्रॉपर्टी राइट्स जो रहेंगे वो OCIs के पास नहीं होंगे, पर वो NRIs के पास होंगे। तो 36 का आंसर हो जाएगा C, क्योंकि C वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द आधार डिलीवरी। आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016, ठीक है। इसमें आधार का फीचर पूछा गया है, फीचर्स ऑफ आधार नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा आधार का फीचर नहीं है। ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इंटाइटल्ड फॉर एनरोलमेंट अंडर दिस एक्ट। बोथ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज टू बी सबमिटेड फॉर द एनरोलमेंट। ये स्टेटमेंट ठीक है। डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो सबमिटेड की जाती है एनरोलमेंट के लिए। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनरोलमेंट एंड ऑथेंटिकेशन अंडर दिस एक्ट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन UIA authority to ensure the security of the identity of the individuals। बिल्कुल ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। अब आइए आते हैं हम स्टेटमेंट A के ऊपर। ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया आर इंटाइटल फॉर इनरोलमेंट अंडर दिस एक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। क्या है कि आधार जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, वो रेजिडेंट्स के लिए भी है। आधार जो है वो रेजिडेंट्स के लिए है, और रेजिडेंट्स जो है वो कौन हो सकता है? कोई भी, अगर कोई फॉरेनर है और वो इंडिया में आकर अगर 182 डेज तक रहता है, 182 डेज तक, 182 डेज तक अगर वो कंटिन्यूअस रहता है तो वो आधार कार्ड जो है वो अवेल कर सकता है, के लिए इनरोल कर सकता है, ठीक है। तो जो पहली स्टेटमेंट है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन नहीं, लेकिन हाँ 182 डेज के लिए अगर वो रहता है तो उसे सिर्फ इंडियन रेजिडेंट बोलेंगे, वो इंडियन सिटीजन नहीं होगा। 182 डेज के बाद वो रेजिडेंट हो जाएगा इंडिया का, कि भाई हाँ वो इंडिया के अंदर रहता है। तो इससे फिर वो आधार के लिए इनरोल कर सकता है कि भाई मेरा आधार बना दो। तो आधार जो है वो एक रेजिडेंशियल आइडेंटिटी है, वो सिटीजनशिप आइडेंटिटी क्या नहीं मानेंगे उनको, ठीक है, कि ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ए जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ए।
नेक्स्ट इज forced labor or beggar is a violation of which one of the following article of the Constitution of India? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23 जो है हमारा, आर्टिकल 23 जो है जी, आर्टिकल 23 के अंदर क्या है, फोर्स्ड लेबर, बेगार और कोई भी अनदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर कोई भी होगी उसको प्रोहिबिट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23। ठीक है, नेक्स्ट इज which one of the following statement regarding the Constituent Assembly of India is not correct? करेक्ट कौन सा नहीं है, अब हमें ये देखना है। The Constituent Assembly was composed of members who had been elected indirectly by the members of the Provincial Legislative Assembly। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। उस टाइम पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी तो उनके जो मेंबर्स थे, ठीक है, जो प्रोविंशियल जो से अपनी अब स्टेट असेंबलीज होती हैं, ठीक है, तो उसी तरह उस टाइम पे प्रोविंस होती थी तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके जो मेंबर थे उनके द्वारा जो लोग इलेक्ट किए गए थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थ्री मेन कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख एंड जनरल इन प्रपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। बिल्कुल जो उनकी पॉपुलेशन रहेगी उसके रिस्पेक्ट में ही उनके सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई थी इन कम्युनिटीज के बीच में। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बारी आती है द मेथड ऑफ सिलेक्शन in the case of representatives of Indian states was to be determined by the Governor General of India। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे rulers of the state, rulers of the state, जो स्टेट्स के रूल थे किसी भी प्रोविंस के जो थे वो जो है इंडियन स्टेट्स के, वो क्या कहते थे, वो जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो उनके द्वारा डिटरमाइन किया गया था, गवर्नर जनरल के द्वारा नहीं। ठीक है, तो आंसर 39 का हो जाएगा डी, क्योंकि डी स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट इज Which one of the following is not a constitutional body? Constitutional body कौन सी होती है कि जो हमारे constitution के अंदर जिक्र का है, जो जब constitution बना था उस टाइम के ऊपर हमारे बनाई गई है, या फिर constitution का amendment करके कोई चीज बनाई जाए, ठीक है, जिसका mention हो constitution के अंदर। तो constitutional body कौन सी है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सी नहीं है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये constitutional body है, आर्टिकल 324 के अंदर इसका जिक्र होता है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के अंदर इसका जिक्र होता है। ठीक है, द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, बिल्कुल ये भी है, आर्टिकल 344 के अंदर इसका जिक्र होता है। ठीक है, द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नहीं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये हमारी स्टेट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसको एक्ट के द्वारा, जो कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट आया था 1990s के अंदर, तब हमारी ये हमने इस्टेब्लिश किया था। तो ये जो है ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो 40th का आंसर हो जाएगा डी। डी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक जो कंपोजिशन है, ठीक है, कंपटीशन जो है मोनोपोलिस्टिक, वो कौन सा होता है कि एक ऐसी मार्केट जहां पे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो मतलब कि क्या जैसे प्रोडक्ट सिमिलर होंगे लेकिन उनकी ब्रांडिंग है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी, तो वो हो जाएगा क्या, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हम हेयर सलून्स के अंदर जाते हैं तो हर हेयर सलून्स के अंदर वो एक अलग अलग ब्रांड के क्या कहते हैं चीजें रखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है वो तो सेम ही है ना, बस ब्रांड जो है वो अलग होगी, तो मतलब कि डिफरेंशिएटेड एंड सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है, उनकी जो मार्केट रहती है तो वो आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। इसके अंदर क्या रहता है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो हम मार्केट के अंदर इजीली आ जाते हैं और इजीली ही मार्केट से वो एग्जिट भी हो जाते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या रहेगा कि आप किसी हेयर सलून पे जा रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट्स तो सेम है, ब्रांड अलग हो जाती है। ऐसे ही रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, खाना तो हमें वही मिलेगा, बस उनके नाम अलग हो जाएंगे, उनके अंदर थोड़ा मिर्च मसाला अलग हो जाएगा, ठीक है, ये रहता है, ठीक है। या फिर हम इसके अंदर क्लोथिंग के लिए ले लेंगे, क्लॉथ सब सेम ही रहेंगे ना, कोई अलग कर देगा, कोई अलग कर देगा, बट प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, बस उनकी मार्केटिंग थोड़ी सी अलग हो जाएगी, उनका ब्रांड नेम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, रेस्टोरेंट हो गए, हेयर सलून्स हो गए, क्लोथिंग मार्केट हो गई, इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है। हम गोल्ड के लिए, गोल्ड हो गया, गोल्ड तो सेम ही रहेगा, पर लोग अलग अलग अपनी शॉप्स खोल लेते हैं, फिर उनका ब्रांड नेम बना देते हैं, ठीक है, उसके अंदर डिजाइन अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो मार्केट होती है वो क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो यहाँ पे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर, कौन सा इसका फीचर नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद लार्ज नंबर रहेंगे, क्योंकि इजीली इसके अंदर, इस फील्ड के, इस मार्केट, मतलब कि इस बिजनेस में इजीली आ सकते हो आप, ठीक है, और इजीली एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट द मार्केट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये होता ही ये है, डिफरेंशिएटेड एंड सिमिलर, बट सिमिलर, बट सिमिलर प्रोडक्ट, यही तो इसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट भी ठीक है। सेलिंग कॉस्ट आर यूज्ड फॉर सेल प्रमोशन, बिल्कुल, जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो सेल प्रमोशन के लिए, जो उनकी सेलिंग किस तरह से रहेगी, वो किस तरह से उस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं, वो डिपेंड करती हैं। तो सेलिंग कॉस्ट आर यूज्ड फॉर सेल प्रमोशन, यस, बिल्कुल सही बात है, ये कुछ लोग सेल्स लगा देंगे या कोई और ऑफर दे रहे होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अब स्टेटमेंट सी पे आते हैं। प्रोडक्ट इन द मार्केट इज होमोजीनियस, नहीं, अलग अलग होती है। होमोजीनियस क्या हो जाएगा, सेम, प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो अलग अलग रहेंगे वो, ठीक है। कोई किसी चीज का प्रोडक्ट होगा, कोई किसी चीज का प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो एम्पल क्वांटिटीज में होंगे, ठीक है। तो 41 का आंसर हो जाएगा सी। सोशल कॉस्ट इज हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 42 है, सोशल कॉस्ट इज हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज सोसाइटी इज बिगर देन इकोनॉमी, सोसाइटी इंक्लूड्स पॉलिटी while economy does not include it, cost borne by bystander is positive, society includes both consumer and producers। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी। तो सोशल कॉस्ट क्या हो जाएगी, सोशल कॉस्ट हो जाएगी इकोनॉमिक कॉस्ट प्लस, इकोनॉमिक कॉस्ट हमारी प्लस कॉस्ट बोर्न बाय द बाय स्टैंडर्ड, ठीक है, ठीक है, इज पॉजिटिव। तो ये हो जाएगी हमारी 42 का आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट होती है कि जो कॉस्ट जो है किसी भी चीज को बनाने के लिए, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए लग रही है, प्लस कॉस्ट बोर्न बाय बाय स्टैंडर्ड, जो उसके साथ कोई और चीजें लगती हैं उसमें। तो 42 का आंसर सी। नेक्स्ट इज 43। Cess on coal at rupees 100 per ton is a type of carbon tax, carbon subsidy, carbon incentive for technology। ये कार्बन टैक्स होता है जो सेस लगाते हैं ताकि कार्बन, ताकि ये ग्रीन इन्वायरमेंट के प्रमोशन के लिए होता है, ताकि कम हो, चाहे हाँ, मतलब कि जो हमारा इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन है वो कम हो, तो ये आ जाएगा कार्बन टैक्सेस जो हम लगाते हैं, ठीक है। अंदर क्या आता है कि भाई अगर हम कार्बन टैक्स लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो महंगे होंगे, ताकि लोग जो है वो कम परचेज करें, जिससे क्या हो कि पोल्यूशन कम हो, और ये एक ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ भाई हमारा फ्लैगशिप रहता है कि भाई हम ग्रीन इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखें, अपनी अर्थ को कंजर्व करके रखें, इसलिए तो ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है, CO2, भाई अगर हम फॉसिल फ्यूल्स लगाते हैं तो CO2, मीथेन, ये सब गैसें निकलती हैं, इससे हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, तो इसलिए हम सेस लगाते हैं ताकि चीजों को हम कंट्रोल कर सकें। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज 44 के, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब कि इसने कोर इन्फ्लेशन के बारे में पूछा है कि भाई
द फॉर्मर, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन जो है वो डिफरेंट क्यों होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन से? कोर इन्फ्लेशन के अंदर क्या आता है कि हम जो मेन मेन चीजें होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन के अंदर हम एक्सक्लूड कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं वोलेटाइल प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और वोलेटाइल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आ जाता है? फूड आ जाता है एंड एनर्जी, ठीक है। क्योंकि फूड और एनर्जी है। अब देखो प्याज के भाव हैं, आलू के भाव हैं, टमाटर के भाव हैं, ये इस तरह की चीजें हैं, ये घटती बढ़ती रहती हैं, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ऐसे ही जो एनर्जी के अंदर पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है, उनके जो रेट हैं वो घटते घटते बढ़ते रहते हैं। तो इन चीजों को है वो हम कोर इन्फ्लेशन के अंदर एक्सक्लूड कर देते हैं। रीजन बीइंग कि ये तो अगर इनको हम इंक्लूड करेंगे तो जो एक लॉन्ग टर्म के अंदर जो हमारा इन्फ्लेशन का ट्रेंड है वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इनको निकाल के फिर हमारा इन्फ्लेशन मतलब कि लॉन्ग टर्म के अंदर कितना बढ़ा है, कितना घटा है, क्या रेट आया है, वो निकालना इजी हो जाता है। इसलिए जो है कोर इन्फ्लेशन के अंदर हम वोलेटाइल प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, ओके। और हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है उसके अंदर हम जो है वोलेटाइल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कोर इन्फ्लेशन के अंदर और हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर। आप लोगों को समझ में आ गया? अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। कोर इन्फ्लेशन इग्नोर्स आर्टिकल ऑफ वोलेटाइल नेचर इन द प्राइस इंडेक्स, बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? कंसीडर्स आर्टिकल ऑफ वोलेटाइल नेचर इन द प्राइस इंडेक्स, नहीं कंसीडर नहीं करता, इग्नोर करता है, तो बी तो नहीं होगा। इज नॉट बेस्ड ऑन कमोडिटी प्राइस इंडेक्स, ये भी गलत है। कंसिडर ओनली कोर आइटम्स ऑफ द कंजप्शन ऑफ द प्राइस इंडेक्स, ये भी गलत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 44 का ए, इग्नोर आर्टिकल्स ऑफ वोलेटाइल नेचर इन द प्राइस इंडेक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक चॉइसेस ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। चॉइसेस ऑफ टेक्निक्स, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 45 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अमृत्या कुमार, अमर्त्य कुमार सेन, ये अपने अमर्त्य सेन जी ही लिखी हुई है, जिनको हम नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है, जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज, which one of the following bodies has formulated the National Student Startup Policy launched by the President of India in the November 2016? UGC, NCERT, AIU, AICTE। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, AICTE जो है वो फॉर्मुलेट कर रही है नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है, ठीक है। Who among the following was the chairman of the working group for determining the methodology for construction of producer price index in India in 2014 के अंदर जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो थे इन इंडिया 2014 के अंदर वो किन्होंने शेयर किया था? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, बी एन गोल्डार। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आप करंट के साथ अपना रिलेट कर लीजिएगा कि अभी फ्रंट करंट में कौन है, ठीक है। Next is 48. One of the following scheme is aimed at all-round development of adolescent girls in the age group of 11 to 18 years and making them self-reliant. ठीक है, 48 का आंसर हो जाएगा ए, ए आर जी एस ई ए जी, ये क्या हो जाएगी? राजीव गांधी राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है। इसको हम और क्या और किस नाम से जानते हैं? सबला, ठीक है, जानते हैं इसको, इस और नाम है इसका SAG, दैट इज स्कीम फॉर गर्ल्स,
प्लीज आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये जो चीज है इसको हम एसएजी स्कीम फॉर गर्ल्स के नाम से भी जानते हैं, और राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल के नाम से भी, या फिर हम सबला भी जानते हैं। ठीक है, इनके अल्टरनेटिव नेम्स है ये स्कीम के, जिसके अंदर 11 से 18 साल की लड़कियों को जो है वो सेल्फ रिलायंट है, ऑलराउंड उन सेल्फ रिलायंट बनाया जाता है, उनको स्किल्स दी जाती हैं और उनको न्यूट्रिशंस दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज extensions to the Schedule Area Act 1996 permits self-governance of natural resources by, कहता है कि पंचायत जो पीसा एक्ट है 1996 का, वो परमिट करता है क्या, सेल्फ गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वहां पे उनकी गवर्नेंस जो है वो सेल्फ वो खुद करेंगे। वहां पे आप, ऐसा नहीं है कि वहां पे आप जाके कुछ भी खदान माइनिंग वगैरह कुछ, या फिर उनके रिसोर्सेज को जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट करने लग जाओ, नहीं। पीस एक्ट इसको रोकता है। और इनके रिसोर्सेज की अथॉरिटी जो है वो किसके पास है, ग्राम, तो पूछ रखा है क्वेश्चन, ग्राम सभा के पास, ग्राम पंचायत के पास, the chairman of gram panchayat, forest dwellers of village situated in the areas mentioned in the 5th schedule of the constitution of India। 49 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये जो पूरी पावर है वो किसके पास है, वहां की ग्राम सभा के पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, which one of the following country is not a member of WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कौन सी कंट्री जो है वो मेंबर नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो 2017 के अंदर पूछा हुआ है, तो उस हिसाब से अब हम देखते हैं, जापान, चाइना, ईरान, रशिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ईरान जो है वो WTO का मेंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज stand up enterprises can be established in farming sector, manufacturing sector, service sector and trading sector। ओके, जो स्टैंड अप एंटरप्राइजेस हैं पहले हम उसको समझते हैं, ये क्या है, ये प्राइमरली जो है ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उनको प्राइमरली सपोर्ट किसको, ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस को, किस चीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के अंदर मेनली। ठीक है, तो अब ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस क्या होती हैं, हमें ये जानना है। ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस वो होती हैं कि जब मान लो कि कहीं पे भी आपको रॉ लैंड मिल गई है और वहां पे आपको कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है। ठीक है, तो आपको रॉ लैंड मिल जाएगी, आपको स्क्रैच से बिल्कुल काम करना है, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है। ठीक है, वो उसको आप चाहे वो आप फैक्ट्री लगा लो, या कोई कंस्ट्रक्शन के लिए आप हाउसिंग कर लो, उसके लिए कर लो, या फिर आपको कोई और बहुत बड़ा प्लांट या वेयर हाउस बनाने हैं, इस तरह से, मतलब कि वहां पे कुछ नहीं है, वो एक रॉ चीज है, वहां पे आपको नए सिरे से बिल्कुल चीज करनी है। वहां पे ऐसा नहीं है कि पहले से आपको कोई वहां पे फैक्ट्री है या कुछ है, कोई कंपनी है और उसको फिर आप फिर से भाई आगे चला लो, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको स्क्रैच से कोई चीज अगर शुरू करोगे तो वो आ जाएगी ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस के अंदर। ये तो हो जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि कंस्ट्रक्शन वाले काम के अंदर। सर्विसेज के अंदर ये कैसे रहेगा, सर्विसेज के अंदर मान लो कि हम बिल्कुल एकदम नया ही सॉफ्टवेयर बनाएं, ऐसा नहीं कि हम पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा सा एड ऑन कर दिया और फिर हमने कह दिया कि नहीं नहीं, आप एकदम से कोई नई चीज को इजाद कर रहे हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस वो चीज आ जाएगी ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस किसके अंदर, सॉफ्टवेयर मतलब कि सर्विसेज के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हम कोई नई मेडिसिन बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो सब बिल्कुल रो से, मतलब एक नई चीज बनाना। ठीक है, हमें पुरानी का यूज नहीं किया। ठीक है, तो वो आ जाती है ग्रीनफील्ड, हमारी वो हो जाती है ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये स्टैंड अप इंटरप्राइजेस कैन बी स्टैब्लिश्ड इन, कहाँ पे, तो हमें पता चल गया ना कि स्टैंड अप इंटरप्राइजेस क्या है, प्राइमरली किस चीज को सपोर्ट करती हैं, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस को, किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के अंदर। थोड़ा मोटा हम उसको ट्रेड, तो फार्मिंग के अंदर तो ये चीज नहीं होगी, तो फार्मिंग सेक्टर तो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है और हम ट्रेडिंग सेक्टर भी है। ठीक है, थोड़ा मोटा ट्रेडिंग सेक्टर भी आ जाता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4, दिस इज डी।
Who among the following were conferred with Rajiv Gandhi Khel Ratna Award for the year 2016? जीतू राय, दीपा कर्माकर, पीवी संधू, साक्षी मलिक। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 2016 के अंदर मतलब कि 2016 के ईयर के लिए पूछा गया। तो उस टाइम पे इन चारों को जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा 20 लास्ट ईयर से या उससे लास्ट ईयर से, मतलब कि 2-3 साल पुराने यहाँ पे कौन से अवार्ड मिलते हैं, ताकि आप ये क्वेश्चंस वहां पे कर पाओ। नेक्स्ट इज इसरो इन अगस्त 2016 सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च सुपरसोनिक कंबशन रामजेट that is scramjet engine. Which of the following statement with regard to this scramjet engine are correct? It can efficiently operate both in subsonic and supersonic combustion mode. बिल्कुल। India is the first country to demonstrate the flight testing of this scramjet। नहीं, इंडिया से पहले यूएसए है, रशिया है, ठीक है, ये कंट्रीज हैं जो कि ये इस तरह की फ्लाइट टेस्टिंग कर चुकी हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। अब हम देखते हैं कि सुपरसोनिक कंबशन क्या होता है। सुपरसोनिक कंबशन के अंदर क्या होते हैं कि फ्यूल जो होता है हमारा, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो है, इनकी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं इनके बीच में। ठीक है, और जो ये केमिकल रिएक्शन होती है, इससे क्या होता है कि जो फ्यूल की जो वेव्स निकलती है ना, जो फ्यूल प्रोपेगेट करता है, उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, उससे क्या होती है, उसके इक्वल होती है। सॉरी, स्पीड ऑफ जो लाइट होगी या फिर स्पीड ऑफ साउंड जो होगी, उससे क्या होगी, लेस होएगी या फिर उसके इक्वल होएगी। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर, सुपरसोनिक कंबशन के अंदर ये चीज रहती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो किया है ये रामजेट जो था उसको, फिर अब रामजेट को सुपरसोनिक कंबशन किया, स्क्रैमजेट बनाया है। तो ये सबसोनिक कंबशन के अंदर, अच्छा सबसोनिक के अंदर तो जो है, जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो कम रहेगी। ठीक है, और सुपरसोनिक के अंदर क्या होगा, जो स्पीड साउंड की जो स्पीड होगी ना, उसी की स्पीड जितना है ठीक है, उतनी रहेगी। तो ये होता है। तो ये किस में ऑपरेट कर सकता है, सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों कंबशन के अंदर ये काम कर सकता है। सबसोनिक के अंदर साउंड की स्पीड से कम रहेगी, जो इसकी जो प्रोपेगेशन जो वेव होंगी, जो फ्यूल के साथ और ऑक्सीडाइजर के साथ जब इनकी केमिकल रिएक्शन से जो फ्यूल निकलेगा जो रहेगी, तो उसकी जो प्रोपेगेटिंग वेव्स की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ साउंड से कम रहेगी, किसमें, सबसोनिक कंबशन के अंदर, और सुपरसोनिक कंबशन के अंदर उससे ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी। ठीक है, तो इट कैन एफिशिएंटली ऑपरेट बोथ इन सबसोनिक एंड सुपरसोनिक कंबस्टर मोड। तो 53 का आंसर हो जाएगा ए। सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। नेक्स्ट इज स्टार्टअप हब्स आर एग्रीड टू बी सेटअप इन ट्रिपल आईटीज, IISERs, NITs एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो बिल्कुल स्टार्टअप हब्स जो हैं हमारी वो IITs के अंदर, IISERs के अंदर और NITs के अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 54 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज कह रहा है कि स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम इनविसेजेस ईच बैंक ब्रांच टू गिव लोन बिटवीन 10 लाख टू 100 लाख। ठीक है, ये हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी किया था, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर वो ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस का मैंने आपको जिक्र किया था। ठीक है, उसके अंदर भाई वो कौन से सेक्टर्स के प्रमोट कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन आता। अब इसके अंदर पूछा गया है कि यहाँ पे जो मेन जो प्राइमरी चीजें हैं वो जो बैंक ब्रांच है वो लोन किन किन को देगी। ठीक है, मतलब जो मैंडेटरी है, टू एटलीस्ट 1 SC/ST बोरोवर, बिल्कुल 10 लाख से जो 100 लाख तक का जो लोन है, टू एटलीस्ट 1 SC/ST बोरोवर यस, टू एटलीस्ट 1 वीमेन बोरोवर यस, बिल्कुल ये दो स्टेटमेंट तो ठीक है। टू एटलीस्ट 1 रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ बोरोवर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वीमेन्स को इस चीज की फील्ड के अंदर लाने के लिए और SC/ST की लिफ्टमेंट के लिए है। तो 55 का आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट इज in case of gold, revenue is recognized in the accounting period in which the gold is delivered, sold, mined, identified to be mined। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जब गोल्ड माइन कर लिया जाता है ना, माइन, सी,
रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, तो मतलब कि अब अगर हमने गोल्ड को माइन कर लिया है तो अब हम ठीक है कि भाई हमने रेवेन्यू की, भाई अब तो रेवेन्यू आ ही जाएगा, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है अगर गोल्ड माइन हो गया। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी। 57, एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंस टू बी मैच्ड विद रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड कैश कॉस्ट। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, ओरिजिनल कॉस्ट। जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी ना, जो ट्रेडिशनल है, तो एक्सपेंसेस जो है मैच करेंगे विद रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन किसके साथ, ओरिजिनल कॉस्ट के साथ। यूटिलिटी कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, वो इंटरनल मैनेजरियल फॉर फॉर इंटरनल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए होती है। इसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है। यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन या फिर मैनेजमेंट, ठीक है। इसका ये इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल कॉस्ट होगी उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इंटरनल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो होती है उसके लिए होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमें इन्फ्लेशन वगैरह देखने के लिए होती है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, ओरिजिनल कॉस्ट। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसके अंदर एक्सपेंस जो है वो मैच करते हैं रेवेन्यू के साथ, किस तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट। 57 का आंसर ए। 58, three expenses are the example of capital expenditure, capital gain, deferred revenue expenditure and revenue expenditure and expenses। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, deferred revenue expenditure, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं कि देखिए, जब हम कोई भी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं या कुछ भी अपना नया बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें सीए की जरूरत पड़ती है हमारे लीगल कार्यवाही करने के लिए, हमारे अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमें उसकी परमिशन लेने के लिए, लाइसेंसिंग वगैरह लेने के लिए लाइसेंसिंग फीस लगती है और चीजें लगती हैं, गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो हर साल ही होंगे, ठीक है। वो एक बार ही होते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद थोड़े मोटे तो होंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो होते हैं वो ये जो वो एक्सपेंसेस रहते हैं ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ, लेकिन ये एक बार लग गए, लेकिन इनसे क्या होगा, इनसे जो रेवेन्यू है जो जनरेट होगा, कंपनी है या कोई भी स्टैब्लिशमेंट है वो जब वर्क करेगी तो वहां से जब कोई प्रॉफिट जो निकलता है वो तो साल दर साल निकलेगा ही ना वहां से। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल ही होगा और उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी समझ में आ गए, तो 58 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज 59, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। 59 का आंसर हो जाएगा डी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि विद टाइम कोई भी चीज है वो उसकी जिसकी जो वैल्यू है वो घटती ही है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट है वो किस चीज का एग्जांपल है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, या तो उसके एक्सपेंडिचर रेवेन्यू जो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। तो 59 का आंसर हो जाएगा डी। 60th, in the case of accounting the term IFRS stand for, this is stand for International Financial Reporting Standards, ठीक है। 60th का आंसर हो जाएगा ए, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है IFRS की, तो ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द सम इंश्योरेबल। डेट ऑफ फायर है, सम इंश्योरेबल हमें कि भाई कितना इंश्योरेंस देना है, ठीक है। फायर की डेट है ये, टर्नओवर है यहाँ 2015 से 2016 तक का, भाई पूरा एक साल ही हो गया, कितना इतना। एग्रीड जीपी रेशियो जो है ग्रोस प्रॉफिट, जीपी इज ग्रोस प्रॉफिट, वो है हमारा 20%। स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज ऑफ टर्नओवर बाय
10%। ठीक है, 10% इसका टर्नओवर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कितनी है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इंक्रीज हो गया है टर्नओवर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर कितना, 10%। अब अगर 10% इंक्रीज हो गया तो इसका 10% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 88। तो अब ये टोटल कितना हो गया, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ठीक है, 96 लाख हो गया, पहले 88 लाख था। तो ये हमारा इंक्रीज टर्नओवर के साथ कैपिटल अब कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ग्रोस प्रॉफिट जो है वो कितना है, 20%। अब इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका इसका 20% अगर हम निकालेंगे इस अमाउंट का, तो ये ये अमाउंट जो है, ये ग्रोस प्रॉफिट जो है 20% है, कितना, इतना। पूछा है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन कैलकुलेट द सम इंश्योरेबल, तो जो सम इंश्योरेबल आया जाएगा वो कितना आ जाएगा, इतना, जो ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर जो आया है ये आंसर, ये में कहाँ पे है, ये ए। ठीक है, तो ये जो है एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस, इतना जो है, ये जो है ये इंश्योरेबल है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो इनकम और जो एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो हमारे कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो 62 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज 63, legacies are generally capitalized and taken to balance sheet, treated as income, treated as expenditure, capitalized and taken to suspense अकाउंट। ये होती है कि भाई कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर कोई चीज जो पुराने टाइम से पड़ी हुई है, जिसका कोई यूज नहीं हुआ है और उसकी वैल्यू जो है या तो जीरो हो गई है या बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो वो क्या आती है, वो लिगेसी एसेट के अंदर आ जाती है। ठीक है, बताई दिया कि भाई, मतलब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। लिगेसीज एसेट के अंदर एक तो भाई कि कोई अमाउंट है, भाई उसकी या तो वैल्यू बिल्कुल जीरो हो चुकी है, अब हमें वहां से कुछ नहीं मिलना जाना। ठीक है, कोई, ठीक है, कोई इक्विपमेंट है या कुछ है। उसके बाद लोन्स हैं, ठीक है, हमने किसी को लोन दे रखा है, वहां से लोन को वापस आने की, भाई लोन की भरपाई हो जाए, लोन को वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है कि हम उसको कलेक्ट कर सकें, तो वो भी किस चीज के अंदर आ जाएगा, वो भी लिगेसी एसेट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद कोई इक्विपमेंट है या प्रॉपर्टी है, वो अपनी वैल्यू को पूरी तरह से खो चुका है, ठीक है, वो किसी काम का नहीं रहा है, तो वो भी लिगेसी एसेट के अंदर आ जाएंगी। कहीं पे हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, क्योंकि वहां से कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं, वहां की जो कुछ भी है वहां की वैल्यू जो जीरो हो गई है। तो ये सब चीजें हैं, ये किस चीज के अंदर आ जाएंगी, ये हमारी लिगेसी एसेट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर 63 का आंसर यही हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड एंड टेकन टू बैलेंस शीट। 63 का आंसर हो जाएगा ए। तो लिगेसीज जो है वो क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे और उनको फिर हम नई बैलेंस शीट के ऊपर ले लेते हैं। नेक्स्ट इज द अबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिट टू। अगर कोई लॉस जो होता है भाई, जिसका हमें पता नहीं होता, वैसे ही मतलब कि कोई उम्मीद नहीं की होती कि हाँ ये हो जाएगा, ऐसे ही हो जाते हैं, तो वो जो लॉस है वो क्या है, वो किसको क्रेडिट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, कंसाइनी अकाउंट के अंदर, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंसाइनमेंट अकाउंट जो रहेगा उसके अंदर ही। कंसाइनमेंट का मतलब कि हमें यहाँ पे कोई चीज डिलीवर करनी है, कंसाइनी का काम वही तो होता है कि हाँ भाई उसको डिलीवर करना है, या वहां पे कोई चीज पहुंचानी है, या वहां से कोई चीज लेनी है, ये सारा काम किसके अंदर, कंसाइनमेंट के अंदर आता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो रहेगा उसके अंदर ही अगर कोई लॉस होता है तो वो हम मेंशन करेंगे। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर द जॉइंट वेंचर द अमाउंट इज डेबिटेड टू। ऑब्वियस सी बात है, अगर जॉइंट वेंचर से गुड्स परचेज की हैं तो जो अमाउंट डेबिट होगी वो कहां से होगी, वो जॉइंट वेंचर अकाउंट से ही होगी। ठीक है, तो 65 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज रहा है
कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% है ऑन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, ठीक है, सेल्स कितनी है, इतनी है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 25% है, तो 25% कितना हो जाएगा, 125, ठीक है, अगर ये 125 हो रहा है तो फिर सेल्स इतनी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट क्या हो जाएगी, 125 को अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 लाख, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% का कॉस्ट के ऊपर कितना हो जाएगा, 125, 25/125 इंटू में ये जो हमारी सेल्स है उसके ऊपर, तो हमारा जो है अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितनी आ जाएगी, 4 लाख, 66 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज डेप्टर सिस्टम। डेप्टर सिस्टम जो होती है, स्मॉल साइज की जो ब्रांचेस होती हैं, छोटी ब्रांचेस जो होती हैं वहां पे यूज करते हैं हम, बैंक की जो छोटी ब्रांच होती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई एक हेडक्वार्टर हो जाएगा और उसके बाद उसके अंडर में जितने बैंक आते हैं उनके अलग अलग जो है वो बैंक अकाउंट अकाउंट बना लेंगे अपने, और वहां पे क्या कुछ हुआ उसका सारा लेखा जोखा कर लेंगे और उसके बाद उन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये होता है डेप्टर सिस्टम के अंदर, ब्रांच अकाउंट डेप्टर सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो ये जहाँ पे छोटी ब्रांचेस होती हैं वहां के लिए ये चीज होती है। तो वो कह रहे हैं कि ब्रांच अकाउंट अंडर डेप्टर सिस्टम किसके अंदर आता है, डेप्टर सिस्टम, तो ये आ जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज 48, cost of electric power should be apportioned over different departments according to horsepower of motor, number of light points, horsepower multiplied by machine hours and machine hours, तो 68 का आंसर हो जाएगा सी, हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किस कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, तो ये शेड्यूल आ जाएगा हमारा शेड्यूल 3। एक चीज आप रखिए, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आती है शेड्यूल 7 के अंदर, ठीक है, और टोटल इसके अंदर 7 शेड्यूल हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, तो वो 7 के 7 शेड्यूल्स आप गो थ्रू हो जाएगा कि वहां पे कौन से शेड्यूल के अंदर क्या आता है, ठीक है, आप वो खुद से गो थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज, तो 69 का आंसर हो जाएगा सी। In the absence of any provision in the partnership agreement, profit and losses are shared by the partner। अगर वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट है और लॉसेस हैं वो कैसे शेयर होंगे, इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इक्वली इन द रेशियो ऑफ द लोन्स गिवन बाय देम टू द पार्टनरशिप फर्म, इन द रेशियो ऑफ द इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर वहां पे कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो जो लॉस है, जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर होंगे, तो 70th का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन पूछता है कि वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट वर्कर एजुकेशन सिस्टम। नहीं, ये है वर्कर्स एजुकेशन सिस्टम नहीं, वर्कर कोऑपरेटिव्स नहीं, ठीक है, तो भाई वर्क्स कमेटी है, सेफ्टी कमेटी है, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी है, अगर ये क्या कर रही है, ये कमेटी बनाई गई है इनकी, फिर अपना अपना ये काम करेंगी, तो इनका क्या है कि भाई मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये इसी चीज का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 71 का ए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज एज पर द फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन, ठीक है, तो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन जो ये कह रहा है, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन को हम द ILO डिक्लेरेशन 1944 भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसका पार्ट कौन सा नहीं है, नोट स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे अक्सर गलतियां हो जाती हैं।
तो फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एम्स एंड पर्पस, ठीक है। लेबर इज नॉट ए कमोडिटी, इट इज पार्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एंड ऑफ द एसोसिएशंस आर इसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। पावर्टी एनीवेयर कंस्टिट्यूट डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। द वार अगेंस्ट वांट रिक्वायर्स टू बी कैरिड ऑन विद unrelenting vigor within each nation and is solely the responsibility of the government, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेवारी है, ठीक है। यहाँ पे कह दिया ना solely the responsibility of the government, तो विद इन ईच नेशन। ILO जो ये इंटरनेशनल लेवल पे है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे रहेगी, तो 72 आंसर हो जाएगा डी। जो डी स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल टाइप ऑफ यूनियनिज्म आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट हॉक्सी, ठीक है। तो रॉबर्ट हॉक्सी ने जो यूनियनिज्म बताई थी उसके अंदर ये 5 की बात कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन पूछ रखा है, मतलब कि जो नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस यूनियनिज्म रॉबर्ट हॉक्सी के ने बताया था इसके बारे में। प्रीडेटरी यूनियनिज्म बिल्कुल। रिवॉल्यूशनरी यूनियनिज्म, इवोल्यूशनरी यूनियनिज्म है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि इनके बारे में रॉबर्ट हॉक्सी जो है वो बात नहीं करते। फोर्थ हो जाएगी फिर आपकी फ्रेंडली या फिर अपलिफ्ट यूनियनिज्म, और एक हो जाएगा फिफ्थ आपकी डिपेंडेंट, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी कोई यूनियनिज्म नहीं है। जो 5 फंडामेंटल टाइप्स हैं वो मैंने 2 आपके और लिख दिए हैं, तो आंसर हो जाएगा 73 का डी। नेक्स्ट इज 74। Which one of the following is the process in which representative of workmen and employer involved in an industrial dispute are brought together before a third person or a group of person who facilitate through mediation to reach a mutually satisfactory agreement? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंसिलिएशन। जब हम कंसिलिएशन करते हैं तो कंसिलिएशन के अंदर क्या होता है कि दो जो पार्टी हैं उनके म्यूचुअल जो कंसिलिएशन ऑफिसर होगा वो उन दोनों पार्टीज को उनके जो भी फाइनल डिसीजन होगा उनका उनके ऊपर पहुंचा देंगे, तो वो जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, वो मीडिएशन का काम करेंगे, ठीक है, ताकि भाई दोनों पार्टीज मान जाए हाँ जी हम राजी हैं, ये जो आपने डिसीजन दिया है ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंसिलिएशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में बी रेफर्ड टू, ठीक है। इसमें पूछ रखा है कि अगर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर है उनकी अगर इंटरप्रिटेशंस करनी होती है या तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर है तो वो कहाँ से रेफर करेंगे कि भाई हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से करेंगे, लेबर कमिश्नर से करेंगे, लेबर कोर्ट से करेंगे या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट कोर्ट से करेंगे। लेबर कोर्ट, जो लेबर कोर्ट है उससे हमें जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी इंटरप्रिटेशंस होती हैं इन चीजों से रिलेटेड, जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है उससे अगर कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है या कुछ भी वहां से कोई सी चीज की इंटरप्रिटेशन करनी है तो वो किसका काम है, कहाँ से कौन रेफर करेगा हमें, लेबर कोर्ट। तो 75 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज a union whose membership may cover worker employed in many industries employment and crafts is known as, कि भाई जिसके कोई ऐसी यूनियन के बारे में पूछा गया कि क्या कहेंगे कि जिसके जो वर्कर्स रहेंगे वो मैनी इंडस्ट्रीज से होंगे, एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट्स भी हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब बाहर से कोई भी आ सकता है तो उस यूनियन को हम क्या बोलेंगे, उस यूनियन को बोलेंगे हम जनरल यूनियन, ठीक है। तो 76 का आंसर हो जाएगा जनरल यूनियन, क्योंकि ये यूनियन ऐसी होती है इसके अंदर कोई बाहर से आए जाए तो इसके अंदर सच ऐसा कुछ नहीं होता, वरना कुछ यूनियंस के अंदर ऐसा होता है कि जो क्लोज यूनियन होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो वो यूनियन के मेंबर होंगे ना, एम्प्लॉयर फिर क्या है कि उसको उन्हीं मेंबर्स को, जो यूनियन के बंदे हैं उन्हीं को ही अपनी इंडस्ट्री के अंदर ले सकते हैं। इस तरह से अलग अलग यूनियन की जो है वो पॉलिसीज रहती हैं उनकी
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 76 का बी जनरल यूनियन की ये ओपन यूनियन रहती है। यहाँ पे आप कहीं से कहीं और काम करने वाला बंदा भी इस यूनियन के अंदर शामिल हो सकता है। ठीक है, Question number 77. Which one of the following perspective of industrial relation is based on the assumptions that both the parties strive and have opportunity to exercise economic wages and benefit as well as political control? इसके अंदर पूछा गया है कि भाई ये कौन सा पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर ये है कि भाई दोनों पार्टियां वर्कर्स की है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, जो भी है, जो दो पार्टीज हैं उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वो स्ट्राइव कर सकते हैं इकोनॉमिक वेजेस बेनिफिट के लिए भी और पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए भी। तो ये किसका हो जाएगा कि भी प्लूरल दोनों के पास है। तो ये कौन सी पर्सपेक्टिव हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। और प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव के अंदर जो यूनियंस हैं वो बड़ा सेंट्रल रोल प्ले करती हैं क्योंकि वो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। 77 का आंसर हो जाएगा ए। यूनिटरी पर्सपेक्टिव के अंदर तो खाली जो एम्प्लॉयर की जो भी रहेगा ना, इसमें तो एम्प्लॉयर की ही बातों को तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव जो है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो ये रहता है कि भाई एक ट्रस्ट की तरह काम करे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो। ठीक है, तो 77 का आंसर हो जाएगा ए प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर दोनों के इकोनॉमिक पॉलिटिकल उनके बेनिफिट्स देखे जाए। ठीक है, और वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर। ठीक है, 77 का आंसर इज नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड अंडर। वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है इंडस्ट्रीज के अंदर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंडर दिया गया है, वो है आर्टिकल 43 आएगा इसका, 43A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 78 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आर्टिकल 43 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वर्कर्स पार्टिसिपेशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट इज तो आप जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के अंदर, जो इंडियन पॉलिटी के अंदर जो लेबर से रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट्स हैं और कहाँ कहाँ पे, और कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो भी है, उन चीजों को बड़ा ध्यान से पढ़ के जाइएगा क्योंकि आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। Which one of the following is not a trade union security measure? इसमें पूछ रखा है कि कौन सा जो है वो ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर नहीं रहेगा। ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर जो है वो नहीं है। ठीक है, क्लोज शॉप सिस्टम ये ट्रेड यूनियन का सिक्योरिटी मेजर है। एजेंसी शॉप सिस्टम ये भी है, यूनियन शॉप सिस्टम ये भी। तो ओपन शॉप सिस्टम जो है ये ट्रेड यूनियन का सिक्योरिटी मेजर नहीं है। ठीक है, तो क्लोज शॉप सिस्टम के अंदर क्या होता है, क्लोज शॉप सिस्टम के अंदर तो सिक्योरिटी के अंदर तो क्या होता है कि एम्प्लॉयर के बीच में और यूनियंस के अंदर एक एग्रीमेंट रहता है कि भाई आप हमारी यूनियन से ही क्या है एम्प्लॉय जो है वो सिलेक्ट करेंगे और अपने कंपनी के अंदर या कहीं पे भी लगाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया क्लोज शॉप सिस्टम। तो ठीक क्या है, ये यूनियन का सिक्योरिटी का मेजर हो गया। एजेंसी शॉप सिस्टम, एजेंसी शॉप सिस्टम के अंदर क्या होता है कि भाई आप क्या है हमारी यूनियन के अंदर कोई मेंबर, आपने कोई बंदा हायर, कोई एम्प्लॉय हायर किया है जो हमारी यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन जब अब वो 30 दिन उसको हो जाएंगे ना आपके इधर काम करते हुए, तो वो हमारी यूनियन को क्या है पेमेंट पे करेगा। ठीक है, और वो हमारी यूनियन के अंदर शामिल होएगा। ये हो जाएगी एजेंसी शॉप सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यूनियन शॉप सिस्टम। इसके अंदर ये है कि भाई आप कोई भी बाहर का जो नॉन यूनियन मेंबर है उसको हायर तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यूनियन के अंदर जो कोई यूनियन का मेंबर बनने की या यूनियन को जो चलने के लिए जो एक बेसिक अमाउंट होती है, फीस है, वो उसको पे करनी पड़ेगी महीने दर महीने। ठीक है, तो ये हो जाएगा यूनियन शॉप सिस्टम। तो ये सारे तो है सिक्योरिटी मेजर। ओपन शॉप सिस्टम कोई यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है। तो 79 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज Which one of the following is statutory machinery functioning at the central level? यहाँ पे पूछा है कि स्टेट्यूटरी मशीनरी है, स्टेट्यूटरी मशीनरी जो कि सेंट्रल लेवल के ऊपर काम करती है। सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन कमेटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन, स्टैंडिंग लेबर कमेटी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो एक स्टेट्यूटरी मशीनरी है जो कि सेंट्रल लेवल के ऊपर काम करती है। तो 80th का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिटीजनशिप कंसेप्ट ऑफ ए लेबर? ठीक है,
सिटीजनशिप कंसेप्ट, देखिए आप और मैं सिटीजन्स हैं, तो आपके और हम मेरे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ऐसे ही हमारी ड्यूटीज हैं। उसी तरह से क्या होता है कि लेबर जो है डेमोक्रेसी के अंदर, उसी तरह यहाँ पे लेबर के भी, अगर वो किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो उन लेबर के भी हमारे सिटीजन्स की तरह ही राइट होते हैं, क्योंकि वो जो लेबर है वो इस इंडस्ट्री के सिटीजन है, तो इसी तरह से उनके भी कुछ राइट्स हैं होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सप्लेन कीजिए सिटीजनशिप कंसेप्ट ऑफ लेबर। आइए देखते हैं। लेबर इज लार्जली रिगार्डेड बाय द एम्प्लॉयर्स एज ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस्ट्री। नहीं, ये कोई सिटीजनशिप कंसेप्ट नहीं बताती है। लेबर इज अफेक्टेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये भी मतलब कि ये तो ये बात होगी ना कि जब हमें जरूरत है तब हम कर रहे हैं, तो इसमें सिटीजनशिप वाली बात तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लेबर हैज ए राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर व्हिच दे आर सपोज टू वर्क। ये जो है वो सिटीजनशिप कंसेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन करता है कि भाई लेबर से भी पूछा जाता है कि आपको किस इन्वायरमेंट में किस तरह से क्या चाहिए, क्या काम करना है, किस तरह का आपको इन्वायरमेंट चाहिए, क्या कंडीशंस चाहिए, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। उनके राइट्स के बारे में पूछा जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है। तो 81 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लेबर इज ए कॉग इन द मशीन। नहीं, ऐसा ऐसे थोड़ी होगा, तो ये कोई 81 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज who among the following can be appointed as the chairman of the Central Advisory Board constituted by the central government under the Minimum Wage Act 1948? इसके अंदर पूछा गया है कि चेयरमैन कौन होगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा, कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो बना कंस्टिट्यूट किया था, तो उनका चेयरमैन जो है वो कौन होगा, कौन किसको हम अपॉइंट कर सकते हैं फॉलोइंग के अंदर से। ठीक है, तो इसके अंदर भाई मान लो बोर्ड के अंदर कोई मेंबर है, मान लो कितने भी मेंबर हैं, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, तो उन 6 मेंबर के अंदर से वो मान लो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अंदर 5 मेंबर हैं, तो इसने पूछागा कि उन 5 के अंदर से चेयरमैन हम किसको बना सकते हैं। वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड, one of the employers representative of the board, one of the employees representative of the board, a functionary of the central government nominated by the government। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड। जो इंडिपेंडेंट मेंबर रहेंगे वो ही क्या होगा, चेयरमैन रहेगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का। और ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे वो 1/3 होंगे। ठीक है, तो उन 1/3 के अंदर से एक जो होगा वो चेयरमैन बना दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी मेंबर रहते हैं उसके अंदर से 1/3 जो रहेंगे वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, और उन इंडिपेंडेंट मेंबर्स के अंदर से फिर हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का जो है वो चेयरमैन बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो 82 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज, which one of the following comes under the state list under the 7th schedule of the Constitution of India? स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सा आता है, आपको पता ही है हमारे पास 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि स्टेट लिस्ट के अंदर के 7th शेड्यूल के अंदर कौन सा आते हैं। रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस, ये सेंटर के अंदर आएगा, तो ये यूनियन का हो जाएगा। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साल्ट, ये भी यूनियन का हो जाएगा। और कंकरेंट क्या आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, तो स्टेट लिस्ट के अंदर आ जाएगा हमारा ए, रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयड जो है, ये जो चीज है ये स्टेट लिस्ट के अंदर आएगी हमारी। ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो आते हैं उनके ऊपर तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो यूनियन का होता है। स्टेट के ऊपर स्टेट का होता है, लेकिन अगर फेडरेशन के अंदर, लेकिन जब बारी आती है कि जब सब उसके अगर बात ना बने तो उसके ऊपर यूनियन अपने ओवरराइड कर सकती है स्टेट लिस्ट को, ऐसा नहीं है। तो और कंकरेंट लिस्ट के अंदर तो दोनों का, स्टेट का और यूनियन दोनों का ही रहता है। तो यहाँ पे जब अगर स्टेट लिस्ट की बारी आती है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 83 का ए, रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल। नेक्स्ट इज द assumption that
The assumptions that man is selfish and self-centered and always tries to achieve his own ends even at the cost of others. Explain which of the theory of labor welfare. ठीक है कि भाई आदमी जो है वो तो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, वो हमेशा अपने फायदे की सोचता है, चाहे उसके लिए उसे दूसरों को नुकसान क्यों ना पहुंचाना पड़ जाए। तो इस थ्योरी के ऊपर कौन सी थ्योरी जो के ऊपर कौन सा लेबर वेलफेयर जो है वो थ्योरी काम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिस थ्योरी। पॉलिस थ्योरी के अंदर क्या है, थ्योरी के अंदर क्या है कि भाई पॉलिस का मतलब कि भाई जोर देना, फोर्सफुली कोई काम करवाना। अब देखो एम्प्लॉय इसके अंदर हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर एम्प्लॉयर है, अगर उसको बाउंडेशंस नहीं होंगी, उसके मैंडेटरी नहीं होगा कि भाई तुम्हें इतना मिनिमम वेज देना ही देना है, तुम्हें कम से कम वर्कर्स के लिए ये सारी चीजें करनी ही करनी है, अगर उसके ऊपर ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं होगी ना, तो वो इतना भी नहीं करेगा। वो हमेशा इंसान जो है वो अपने फायदे के लिए सोचता है, वो दूसरों के लिए नहीं सोचता। तो वो अपना प्रॉफिट निकालने की सोचेगा, वो उनको बिल्कुल कम से कम चीजें देगा। इसके लिए फिर हमें मैंडेटरी करनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट आपको इतने मिनिमम वेजेस देनी होंगी, या अगर आप कुछ भी इस तरह का कंपनी या कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो वहां पे आपको वर्कर्स को ये रूम प्रोवाइड करने होंगे, उनको सैनिटेशन की, उनको ड्रिंकिंग वाटर की, उनको रहने की, ठीक है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, ये बाउंडेशंस होती हैं, ये मैंडेटरी होती हैं एम्प्लॉयर के लिए, तो करनी पड़ती हैं। रीजन भी अगर ये ना हो तो वो इन सबको प्रोवाइड नहीं करेगा वर्कर्स को। ठीक है, तो बात आ जाएगी यहाँ पे, ये पॉलिस थ्योरी है कि भाई हमें जोर देके फोर्सफुली हमें ये चीज करवानी पड़ती है, अदरवाइज कोई अपने आप से नहीं करता। तो ये वाला जो अजम्पशंस है वो किस थ्योरी के अंदर आती है? पॉलिस थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो 84 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज डॉक्टर आइक्रॉयड फॉर्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ। डॉक्टर आइक्रॉयड है, ठीक है, ये डॉक्टर आइक्रॉयड फॉर्मूला पूछा है कि भाई किससे एसोसिएटेड है, तो ये है मिनिमम वेज से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब ये डिसाइड किया था इस कि भाई अब से हम 7 जो गवर्नमेंट के सेंट्रल जो एम्प्लॉय होंगे उनके लिए हम 7th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है उनकी बजाय हम इसको ध्यान में रखते हुए, डॉक्टर आइक्रॉयड फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम पेमेंट बढ़ाएंगे, सैलरीज को उस अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे, या वो उस अकॉर्डिंग सैलरी जो है हम वो प्रोवाइड करेंगे। ये जो है ये क्या है, ये न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी है, किसके? FAO के। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के ये हेड थे, और इन्होंने न्यूट्रिशन बताया था कि हमें न्यूट्रिशन बेस के ऊपर सैलरी जो है वो डिसाइड करनी चाहिए। और न्यूट्रिशन बेस के अंदर क्या आ जाएगा कि भाई एक पर्सन को कितना फूड और क्लॉथ्स की जो है वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या था कि मिनिमम 18,000 तो किसी एम्प्लॉय की सैलरी होनी ही चाहिए। तो ये है डॉक्टर आइक्रॉयड फॉर्मूला। ठीक है, तो ये किससे एसोसिएटेड है? मिनिमम वेज से। 85 आंसर हो जाएगा। अभी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन कह रहा है कि एवरीवन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज द राइट टू सोशल सिक्योरिटी। उसे सोशल सिक्योरिटी का राइट है and is entitled to realization through national efforts and international cooperation, and in accordance with the organization and resources of each state of economic, social and cultural rights indispensable for his dignity। उसकी डिग्निटी की बात आ जाती है कि भाई सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक राइट्स जो हैं वो इसके लिए जो बहुत जरूरी हैं, और उसकी फ्री डेवलपमेंट के लिए ऑफ हिज पर्सनालिटी। ठीक है, जो तो दिस स्टेटमेंट विच इज एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जो कि सोशल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस को जो है एम्फेसाइज करती है, हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके अंदर वो जो है एक्सप्रेस की गई है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन ऑफ ILO, रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो इसके बारे में
ये एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो 86 का आंसर हो जाएगा ए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो एक पर्सन की सोशल सिक्योरिटी के बारे में, ताकि भाई उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो सके, तो उसके बारे में बात करती है, उसकी डिग्निटी के और फ्री डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इन सब चीजों के बारे में। तो 86 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज ए नॉन कैश बेनिफिट वाज प्रोवाइडेड अंडर, कि भाई कोई पहले तो क्या होता था कि अगर मेडिकल बेनिफिट है वो कैश के अंदर ही दे दिए जाते थे, तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था कि मेडिकल बेनिफिट्स जो हैं वो नॉन कैश बेनिफिट वाज प्रोवाइडेड अंडर, तो क्या था, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर जो था वो फर्स्ट टाइम था कि मेडिकल बेनिफिट जो हैं वो प्रोवाइड किए गए थे। ये जब एक्ट आया था तो इसको इंश्योरेंस किया गया था, इसके अंदर फिर आपको अगर कोई ड्यूरिंग ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी डेथ हो जाती है या आपको एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आपको कवर मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर ही मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और ये सब आ गए थे। ठीक है, तो द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 था, वो फर्स्ट था जिस जहां पे नॉन कैश बेनिफिट प्रोवाइड किए गए थे। तो 87 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज which of the following is the correct set of contingencies identified by William Beveridge। ठीक है, विलियम बेवरिज ने ये कंटीजेंसीज आइडेंटिफाई की थी इन इस कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बारी आती है विलियम बेवरिज। विलियम बेवरिज जो थे वो एक सोशल थे। ठीक है, और उन्होंने नवंबर 1942 के अंदर बेवरिज रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी। कहाँ पे, यूनाइटेड यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिसके अंदर भाई सोशल सिक्योरिटी मतलब सोशल इंश्योरेंस के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात की गई थी। तो उसके लिए किन चीजों को ध्यान में, किस लिए कि भाई इनको सोशल इंश्योरेंस होनी चाहिए या सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, किस बेस पे होनी चाहिए, किन को होनी चाहिए, तो उसके लिए जो कंटीजेंसीज जो आइडेंटिफाई की गई थी वो ये थी, वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वालर एंड आइडलनेस। ये सारी चीजें हैं, इस वजह से हमें क्या है, पब्लिक को जो है वो सोशल सिक्योरिटी या सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए अगर वो इन चीजों के अंदर आते हैं तो 88 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे भी बात आई है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। किसके बारे में, अटल पेंशन योजना के बारे में। देयर इज गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर द सब्सक्राइबर रेंजिंग बिटवीन 1000 to 5000 पर मंथ। बिल्कुल 60 साल के बाद जब जो भी जिसने भी जो अटल पेंशन योजना के अंदर है उनको 60 साल के बाद क्या है 1000 से लेके 5000 तक पर मंथ, जो भी जिस भी हिसाब से उनका प्रीमियम था उनको उस हिसाब से पेंशन मिल जाएगी, लेकिन कब, आफ्टर 60 years of age। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है वो ठीक है। द बेनिफिट ऑफ मिनिमम पेंशन वुड बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ द सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन और 1000 पर एनम विच एवर इज लोअर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और ये कब तक थी, ये ऐसा था 2020 तक, भाई 2020 तक तो क्या है, उसके बाद तो ये बंद हो गया है कि भाई 2020 तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 50% कंट्रीब्यूशन करेगी। ठीक है, और 1000 पर एनम विच एवर जो भी कम होगा वो गवर्नमेंट जो इंडिया है वो कंट्रीब्यूट करेगी, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एज अबव 40 ईयर्स, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस पे मिनिमम एज है 18 ईयर्स, 18 साल से लेके 40 साल तक जो है हम इस जो है अटल पेंशन योजना के अंदर अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके। ठीक है, तो 89 का आंसर हो जाएगा डी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट इज, इसके अंदर पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा सुरक्षा बीमा योजना फॉर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर अप टू 2 लाख। तो इसके लिए मिनिमम एनुअल प्रीमियम जो है वो है ₹20। तो 90th का आंसर हो जाएगा सी। आज हम 90 तक के क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, और बाकी के 30 क्वेश्चन ही बच गए हैं, थोड़े से हैं, वो हम जल्दी फिनिश कर देंगे।
और फिर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए और इसको एक बार इससे भी गो थ्रू हो जाएगा। थैंक यू, नमस्कारम।